सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले 24 घंटे से ये जो खबर है ये तमाम जगह इसने सुर्खियां बनाई हुई हैं और उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से इसके चर्चे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब एक रिपोर्ट शाया हुई है। अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, किस हद तक 100% करेक्ट है नहीं है, इसकी जांच पड़ताल होगी, ठीक है नहीं है, इसमें तो जाहिर सी बात है जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। लेकिन बात सारी ये है कि 2017 से 2021 या 20 तक की कहानी फर्क होगी से शुरू हुई और दोबारा वहीं पर अब मैं कहूंगी कि घूम फिर कर बात वहीं पर आ गई। ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एहलिया के हवाले से कह लें या उनकी अपनी जात के हवाले से कह लें या बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उनके हवाले से कह लें कि ये कहा जा रहा है कि उनकी फ्रंट पर्सन थी वो और एहसन गुज्जर उनके शौहर। फर्क होगी साहिबा, तो आपको पता है कि जब हुकूमत जा रही थी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की उनकी, तो उस वक्त वो मुल्क छोड़कर चली गई और ये भी पता चला कि प्राइवेट तैयारे में गई। उनको पहले से ही पता था तो वो पहले चली गई, क्यों नहीं गई, इस पर बहुत सवाल होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके असासों में 4,500 अरब की करप्शन जो है वो सामने आई है और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स भी पकड़े गए हैं। अब ये किस हद तक बात दुरुस्त है ये तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बताएंगी, लेकिन खबर ये बहुत बड़ी है। अगर ये इसको इस जाविये से देखा जाए कि एक ऐसी हुकूमत जो ये कह रही थी, जो दावेदार थी इस बात की कि ना सिर्फ वो बार बार रियासत मदीना की बात करते थे, रियासत मदीना के हवाले से बनाना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनके अपने साथी जो करीब तरीन मैं कहूंगी साथी थे, जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, यानी कि जहांगीर तरीन खान साहब, अलीम खान साहब, जो कि ना सिर्फ साथी थे बल्कि बड़े गहरे दोस्त भी थे। फिर राहें जुदा हुई, बहुत सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं। टेक्सला में जलसा करते हुए उन्होंने भी इस बात के हवाले से बहुत ज्यादा इस पर तनकीद की और कहा कि उनके घर के अंदर बैठकर चोरी हो रही हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता ना हो। पाकिस्तान की मईशत वैसे ही इतने हचकोले खाती है और फिर जब करप्शन की ऐसी दास्तानें सामने आती हैं जो कि मेरे ख्याल से 100 और हजारों की नहीं बल्कि अरबों की कहानियां निकलती हैं, तो उसका फिर इख्तिताम क्या होता है? मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी को भी अरबों की करप्शन में इल्जामात बहुत लगते हैं लेकिन सजा होते हुए कभी नजर नहीं आई। अब ये कहानी सच्ची होती है या नहीं? 3 एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अब्दुल्ला गुल साहब से आपका तारुफ कराऊं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं, तो जाहिर सी बात है स्टोरी पे मैं चाहूंगी थोड़ा सा वो भी अपना मौक़िफ़ दें। उसके साथ साथ आबिद सुलेरी साहब एक इकोनॉमिस्ट है, पाकिस्तान के लिए नजर रखते हैं, और शायद रिटायर्ड ब्रिगेडियर वकास हसन साहब जो है वो दिफाई तज्ज़िया निगार है, तो उनसे भी हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भी कुछ तो कमी आई है, शुक्र अल्लाह ताला का, लेकिन अब आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी क्या होगी? आबिद सुलेरी साहब, आप तो सुन रहे होंगे, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की मईशत को अच्छी तरह समझते भी हैं। एक तरफ हम मईशत में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कभी वर्ल्ड बैंक कभी IMF के आगे तरले मिन्नतें करते रहते हैं। अभी भी उनकी टीम्स जो हैं वो आई हुई हैं और FBR को उन्होंने कहा है कि मजीद टैक्सेशन के हवाले से उन्होंने बात की है। फिर ये अरबों रुपए की दास्तानें जब चलती हैं टेलीविजन पर लोगों की करप्शन की, तो आपका क्या ख्याल है, क्या महसूस करती होगी अवाम? और फिर इसमें कितनी सदाकत है? किसी को सजा ही नहीं होती, कभी अरबों रुपए की दास्तान पकड़ी ही नहीं जाती। देखिए, ये तो हमारे मुल्क की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनका काम है कि अगर एविडेंसेस मौजूद हैं उनका प्रोसिक्यूशन करें, उसके बाद उसका ट्रायल करवाएं। लेकिन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शायद हमारे मुल्क की जो सियासत है वो इतनी पोलराइज हो चुकी है कि उसमें आपके 3 तरह के वोटर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने हर सूरत में आपको वोट देना है, खा आप के पे जितने भी इल्ज़ामात लग जाएं क्यों ना लग जाएं, और ये हर पार्टी के साथ उसके लॉयल वोटर्स। एक वो हैं जिन्होंने हर सूरत आपकी मुखालफत करनी है, खा आप कितने भी दूध के दुले होके क्यों ना आ जाएं। और तीसरा स्विंग वोटर्स होते हैं, और वो जो स्विंग वोटर्स हैं उनको देखना होता है इलेक्शन से चंद रोज़ कबल तक वो अपना माइंड मेकअप कर रहे होते हैं और फिर वो जो कहते हैं कि जी फलां की हवा चल रही है फलां पार्टी की,
तो वोट उस तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान का जो वोटर का, अगर आप पिछले चंद इलेक्शंस का वोटिंग पैटर्न देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो इल्ज़ामात हैं या इल्ज़ामात का होना या ना होना को बहुत ज़्यादा वो वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी ने कोई लॉयल वोटर है तो उसने अपनी पार्टी को वोट देना ही देना है, और ये तकरीबन 30% के करीब होते हैं। जिन्होंने मुखालफत करनी है उन्होंने हर सूरत में मुखालफत करनी है, ये भी तकरीबन 30% है। और आपके अदर पार्टीज के वोटर, स्विंग वोटर जो हैं, ये एक अनदर 30% वोट का हिस्सा बनाते हैं। और इस इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा मैं मुख्तलिफ ट्रेंड जो है वो नहीं देखा। अच्छा, चलिए स्विंग वोटर की बात कर लेते हैं। आपने कहा स्विंग वोटर्स होते हैं जो लास्ट मिनट पे अपना माइंड बनाते हैं, लेकिन आपने दूसरी तरफ एक ये भी पॉइंट उठाया, आपने ये कहा कि इल्जामात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2018 के इलेक्शन में आपको नहीं लगता कि इल्जामात से और उससे पहले से जो धरनों की सियासत चल रही थी और बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान, लीडर्स, फिर उसके बाद जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई या जिस किस्म का एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को परवान चढ़ाया गया, मतलब है नॉट दैट उससे कोई फर्क पड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम को उससे कोई फर्क, कहते हैं बहुत शऊर आ गया, ये शऊर किस तरह कन्वर्ट होगा? ये शऊर वोटिंग में कन्वर्ट होगा? अगर कन्वर्ट होगा तो फिर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज तो इररेलेवेंट हो जानी चाहिए ना, लेकिन उनसे तो फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो शऊर किस बात का है? देखिए, अगर आप वोट्स देखें, जो कि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम लागू है, इस वजह से जिसकी वोट सीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको असेंबली में ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। अगर आप नंबर ऑफ वोट्स देखें, कौन सी पार्टीज जो थी उनके ज़्यादा वोट हैं, कौन सी पार्टी के कम वोट, तो अगेन मैं पिछले चंद सालों के वोट्स को आप देखें तो अक्सर यही होता है कि अपोजिशन पार्टी के जो वोट होते हैं और जो हुकूमत की पार्टी के वोट होते हैं उनमें को बहुत ज़्यादा वोट्स में फ़र्क नहीं होता है, सीटों में फ़र्क आ जाता है कि किसी जगह पर वो वोट सीटों में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैं दोबारा इसी बात को दोहराता हूँ कि, और आपने इसकी तायद भी की कि जो पोलराइजेशन इस वक्त मुल्क में मौजूद है, सियासी जो पोलराइजेशन है, उसमें जो जिस पार्टी के साथ वफादार है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें, अगर उन्होंने उस पार्टी को वोट देना है, जो उसके लॉयलिस्ट हैं, तो वो वोट देंगे। और इसी तरह से जो उसके कट्टर मुखालफीन है, वो कुछ भी हो जाए, उन्होंने उसकी मुखालफत करनी है। तो हमारे उसकी मुखालफत करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पोलराइजेशन है, अगर वो पोलराइजेशन सिर्फ नफरतों की हद तक है तो क्या वो वोट में भी जाके मतलब उसका हम आउटकम देखेंगे या नहीं देखेंगे? मतलब हमने पिछले 5 साल या 10 साल की सियासत से हमने क्या सीखा है? क्या किसी को सजा हुई है? क्या कोई पकड़ा गया है? क्या कोई पैसे मुल्क में वापस आए हैं? वो जो वादे किए गए थे, जो भी किया गया था, आज मतलब जो भी हालात है, ये इससे क्या फर्क क्या पड़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो अवाम है या पाकिस्तान की जो कौमी सलामती या सालमियत है उसको कोई भलाई मिली है। उसमें शिगाफ और डेंट जरूर पड़े हैं, नफरतें ज्यादा फैली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जैसे फर्क गोगी साहिबा का किस्सा आ गया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन साफ चली शफाफ चली वाला जो नारा था ना, वो तो खत्म हो गया, वो तो दैट इज ओवर। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो आदमी आइकन था कि जनाब वो बड़ा ईमानदार और वो बहुत काबिल और वो बहुत जो है अपना असूल वाला आदमी, वो तो बात मेरे ख्याल में अब फिजल आउट इन द इट हैज फिजल्ड आउट इन द थिन एयर। मसला ये है यहाँ कि जो फरागोगी की करप्शन है, अब बहुत सारे लोग जो है, मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि नहीं जी वो तो फरागोगी ने किया। भाई आप वजीर आजम थे, आपके घराने के उनके नकब लगी हुई थी, उन्होंने बकायदा आपकी नाक के नीचे सरकारी जहाज़ों के इस्तेमाल के ऊपर। अब एक बात बड़ी अहम है इसके अंदर कि फरागोगी की करप्शन को आप जरा एक साइड पे कर दें और सिर्फ एक घड़ी के मामले के ऊपर देख लें। घड़ी का मामला, वो तोहफा दी थी, वो नहीं दी थी, वो तोशा खाना हुआ था, नहीं हुआ था, इन सारी बातों से हट के एक बात सिर्फ सवाल का जवाब है। और मैं ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ कि जनाब वो घड़ी जितने में भी बिकी, आपका इस्तेकाक था, आपने बेच दिया, आपकी बात मान ली, वो घड़ी का पैसा जो था दुबई से वो पाकिस्तान बजरिया जो है वो बैंक आया। अगर वो बैंक ट्रांजैक्शन हुई तो बैंक की ट्रांजैक्शन दिखा दें।
और अगर वो बैंक के जरिए नहीं आया तो हवाला हुंडी के जरिए आया, जो कि क्राइम है। और अगर वो एयरपोर्ट के ऊपर स्पेशल प्लेन में आया और वो डिक्लेयर नहीं हुआ कस्टम हुकाम को, तो वो भी एक जो है बाकायदा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब ये तीनों बातें जो हैं, आप देखें कि वो जो तमाम बातें जो BRT के मंसूबे थे, जो उस्मान बुज़दार की करप्शन थी, यानी कि जो अबेटर होता है, जो चोर होता है, एक चोर का साथी होता है, दोनों की सजा बराबर है। और आप ये आपके सामने है, ये तो कानून कहता है। 550 अरब पाकिस्तानियों के बाहर मौजूद है, जिनमें 300 खानदान मौजूद हैं, लेकिन वो पैसा ना पाकिस्तान आया, बल्कि वो तमाम साहिबान जो इस करप्शन में मुलव्विस थे वो पाकिस्तान के या तो हुक्मरान रह चुके हैं या वो हुक्मरान आने वाले दिनों में बन जाएंगे। ये वो अलमिया है जिसका अभी ये शोशा होगा। इसको जो मीडिया है वो अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आप जैसे लोग जो हैं जब ये बात करेंगे तो आपकी ट्रोलिंग होगी, आपको जो है वो तरह तरह के अलकाबात से नवाजा जाएगा, लेकिन वो कोई मसला नहीं हो कि जब अब्दुल्ला गुल साहब, उसकी हमें बड़ी अच्छी तरह आदत हो गई है और उसकी हमारी वो सॉफ्टवेयर जो है अच्छी तरह काफी से अपडेट हुआ है। ये ट्रोलिंग की और सलवातें सुनने की हमें बड़ी आदत हो गई है, लेकिन बहरहाल जो चीज हकीकत है वही हकीकत है और हकीकत में बात करनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ, वकार हसन साहब दिफाई एनालिस्ट भी है। देखिए, कोई भी पार्टी या कोई भी मफाद, मैं समझती हूँ आपकी जात से बढ़कर कोई भी ऐसा मफाद नहीं हो सकता जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अब ये आपने जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने 9 मई के वाकये की बात की है, देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरफ देख रही हैं, लेकिन वो इतना प्रेशर इस वक्त डाल नहीं रही। लेकिन उनकी अगर आप बातें सुने या उनसे ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें तो उनका भी एक बड़ा गिला बनता है। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से जो लोग हैं या जिन्होंने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की, या जो एडर्स थे या अबेटर्स थे या जो इंस्टिगेटर्स थे, उनको तो सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि 9 मई एक रेड लाइन थी, पाकिस्तान एक रेड लाइन है, वो शोहदा की यादगारें एक रेड लाइन है। तो मतलब इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आगे चल के क्या होगा इलेक्शंस के अंदर या इलेक्शंस के बाद? फिर एक सवाल आ जाएगा कि जी इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं थे। पाकिस्तान एक तो पॉली क्राइसिस फेस कर रहा है जी, और उसमें ये जो 9 मई का है, आई थिंक इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आप कहें कि एक टेररिस्ट अटैक था या इट वाज टू अंडरमाइन द स्टेट। इसके अंदर कोशिश की गई कि आर्मी की चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट किया जाए, ऑलमोस्ट बगावत तक ले जाने की बात थी। अभी बाद में डेफिनेटली जब टाइम गुजरता है तो पॉलिटिकल पार्टी फिर उसको टोन डाउन करती हैं कि नहीं, उसमें तो बच्चे थे एंड ऑल दैट। अभी शोहदा की फैमिली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑल टोल्ड आई थिंक 130,000 शोहदा हैं, जिसमें मिलिट्री है, लॉ इन्फोर्समेंट है, सिविलियंस है, पुलिस है, और इनके लवाहिकीन की तादाद मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख है, विच आर डायरेक्टली अफेक्टेड। तो क्या इनका कोई राइट नहीं है? मिसिंग पर्सन पे ठीक है इश्यूज़ हैं, लेकिन आप देखें कितनी बड़ी कैंपेन की जाती है, लेकिन शोहदा की फैमिलीज़ का उस लिहाज से आई थिंक ध्यान नहीं रखा जाता। तो अगर उनकी आवाज़ है, इट्स अ ह्यूज ग्रुप, और फिर उनके लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, प्यारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और वो अगर डिमांड करते हैं, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू लिसन टू दैट। और हमें उम्मीद है कि लार्जर बेंच इसको उस पर्सपेक्टिव में देखेगा। अच्छा, बाकी थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, 9 मई का लोग बड़ा मिसाल देते हैं जी कि कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, जिना हाउस पे हमला हो गया। आप अमेरिका में किसी गर्दन में जाके, एक संतरी खड़ा उस पर जाके गल ही नहीं, जरा ट्राई इट। इसी तरह इंडिया में आप किसी गर्दन के दरवाजे के जाकर ठुड्डा मारें, तो आपको इंडिया में ऐसे लॉज हैं कि दे कैन पिक यू अप फॉर 1 ईयर, और आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी अपना मिलिट्री या इंटेलिजेंस विदाउट एनी वारंट, एंड देन साल बाद एक सीक्रेट ट्रायल होता है। तो इतनी प्रोटेक्शन, स्पेशली जहाँ एफ्सपा के लॉज हैं, इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी पूरा बनाया गया टेररिज्म के अगेंस्ट। यूएस में इसके स्पेशल लॉज बने। चाहे हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे जुडिशरी है, ये 1880s का, आप बेशक हिस्ट्री देख लें। जनरली जब बाद में आप कह लें इंडिया एक्ट आया 1935, तो उसके बाद सही तरीके से लॉज को मॉडिफाई नहीं किया गया। वी आर नाउ इन 3rd decade ऑफ 21st सेंचुरी, और आप कह लें कि 19वीं सदी के लॉज के साथ आप गवर्न करना चाहते हैं, या एविडेंस का जो भी लॉ है। तो आई थिंक इसमें अगर आप उसको देखें कि सराउंडिंग में, रीजन में बाकी लोग कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वॉर एंड टेरर हम 20 साल से लड़ रहे हैं, ऑल द मोर रीज़न कि आपके स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, और इसमें शोहदा की फैमिलीज़ को भी सुना जाए। एंड बेसिकली अगर आप स्टेट पे असॉल्ट को कोशर करार देते हैं, हमने उस दिन लिखा भी है, इस पर आर्टिकल भी छपा नेशन में, कि नाउ द असॉल्ट इज कोशर, तो कल पीपल पार्टी को आप हाथ लगाएंगे किसी वजह से
दे विल पिक अप, बंदे वहाँ से उठाएंगे, जाके सॉर्ट कर देंगे कराची गैरिजन पे, सो इट बिकम फ्री फॉर ऑल। सो आई थिंक इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड हियर। और इसमें जो सिक्योरिटी का इतना बड़ा चैलेंज है उसको निपटने के लिए कोर्ट्स हैव टू कम फॉरवर्ड और लोगों की बात इनको सुननी पड़ेगी। दैट्स ट्रू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज देखें ना हर मुल्क की एक रेड लाइन होती है, एंड ये एब्सोल्युटली जो आपने ये होमलैंड सिक्योरिटी की या दूसरी बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप चू नहीं कर सकते किसी को भाई, और यहाँ तो बाकायदा जलाओ घिराओ के सिलसिले चलते रहे, इंस्टिगेट करते रहे, वायलेंस होता रहा। ये एक बहुत बड़ा, ये आई थिंक ये बहुत बड़ा सानिया था, और इसके ऊपर एवरीबडी रियली नीड्स टू थिंक, एंड इसके ऊपर कोई डिसाइसिव एक्शन जरूर होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान के लॉज के अंदर जहां पर इस तरह के लकूनाज मौजूद हो वहां पर फिर सिस्टम को चैलेंज करने वाले पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके लिए कोई हतमी तौर पर हदबंदी ना की जाए, तो जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि कल को चले इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लिया, मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिर तो कोई भी जत्था जो है वो आप पे हमला आवर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ऐसा निजाम होना चाहिए कि यहाँ पर आपको मतलब एज अ नेशन हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ पे हमें रुकना है, किस हद तक हमें जाना है, और किस हद तक हम इल्जाम तराशी, गालम गलोच, किस किस्म की हमें सियासत करनी है, और किस किस्म की हम तो जहर जो है वो भर रहे हैं अपनी आवाम के अंदर और आने वाली जनरेशंस के अंदर। आबिद सुलेरी साहब ये बताइएगा, मईशत के हवाले से ताशकंद है, दीगर मामलात है, विजिट्स भी चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, फिर IMF के साथ भी कुछ बातचीत चल रही है, मजीद टैक्सेशन की बात हो रही है। अब ओवर एंड अब आप किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत उतने ही हचकोले खा रही है या कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है? देखिए, अगर हम जुलाई 23 जबकि पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के दाने पर पहुंच गया था, वहां से कंपैरिजन करें तो फिर तो एक सी डिफरेंस है, जो एक पॉजिटिव डिफरेंस है बड़ा वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से डॉलर की कीमत को हमने देखा कि डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया, उसकी होर्डिंग को रोका गया, जो पैनिक बाइंग थी उसमें थोड़ी कमी आई, और ये सिर्फ डॉलर तक की मामला महदूद नहीं रहा, बल्कि चीनी को देखकर डबल सेंचुरी कर चुकी थी, फिर चीनी की कीमत को नीचे लाया गया, और जो बिजली चोरों के खिलाफ जो इस वक्त एक्शन हो रहे, तो सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। और यही वजह है कि अगर आप आज देखें पिछले चंद रोज से जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। बट हैविंग सेड इट, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है जो बहुत अर्जेंट एक्शन थे, ये सर्जरी है जो कि बहुत ज़रूरी थी, जो कि हो गई। अब इसका फॉलोअप जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉलोअप में जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जिनकी वजह से ये सब हो रहा था, यानी अगर जो मनी चेंजर कंपनियां या बैंक्स जो हैं, अगर उनकी कनाइवन से डॉलर जो है वो होल्ड हो रहे थे, तो हमें पॉलिसीज और सिस्टम्स को इस तरह से दुरुस्त करना होगा कि आइंदा वो ना हो। अगर आज हम बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं तो जाहिर है कि बिजली तो 75 साल से चोरी हो रही थी, और अगर फील्ड में वो किसी सियासी अशीर बात के तहत या वहाँ पे हमले के साथ, लोकल हमले के साथ मिली भगत से ये सब हो रहा था, तो हमें उन सिस्टम्स को दुरुस्त करना होगा जो कि ताकि आइंदा से ये वाक़यात इस तरह के ना हो। अब जो IMF का मामला है, तो IMF भी जाहिर है कि इन चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहा है कि ये एक पोलिटिकल विल है। अगर हुकूमत जो है वो उस पोलिटिकल विल को इस्तेमाल करना चाहे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम दुरुस्त हो सकती हैं। फंडामेंटल्स तो लाजमी तौर पे दुरुस्त करने हैं, यानी डॉलर का रेट तभी सस्टेन रहेगा अगर डॉलर का इनफ्लो आपके पास आता रहेगा, और इनफ्लो जो है वो तब आएगा जब डॉलर भेजने वाला, का वो इन्वेस्टर है या वो आपका रेमिटेंस भेजने वाला है या भेजने वाली, उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान में एकदम से वॉलेटिलिटी नहीं आती। ये नहीं होता कि ओवरनाइट डॉलर का रेट 30 रुपए बढ़ जाए और 30 रुपए गिर जाए। तो इस तरह की सिचुएशन थी, उसने हमारी। लेकिन आबिद सुलेरी साहब, एक ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट्स या इंटरनेशनली जो वर्ल्ड आपको देख रहा है, दुनिया जिस नजर देखे ना, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं अमेरिका में बैठी हूं, बरतानिया में, चाइना में, जापान में, कनाडा में, तो मैं पाकिस्तान के सियासी हालात को भी तो देखूंगी ना। अगर तो 24 घंटे मुल्क में धरने लगे हुए हैं, बाइकआउट चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, असेंबलियां नहीं चल रही, लोग एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं, जगह जगह ब्लॉकेड्स आपने लगाए हुए हैं, मार धाड़ से भरपूर शाकार एक
फिल्म चल रही है पिछले 8 साल से, जो जिसका कोई खत्म ही नहीं हो रहा। एक धरना, एक जलसा खत्म नहीं होता, दूसरे की अनाउंसमेंट हो जाती है, और हासिल वसूल कुछ नहीं। या तो कोई बहुत बड़ी चीज हासिल हो जाए ना, तो फ्रॉम दैट पॉइंट अब्दुल्ला गुल साहब, मतलब कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? अगर आप बैरूने मुल्क आपका पैसा पड़ा है, कब मैं तो नहीं करूंगी कम से कम। मतलब जिस मुल्क में मुझे यही नहीं पता कि चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा है या तुर्की से प्रेसिडेंट आ रहा है, और पता चला जब पार्लियामेंट के बाहर आपने पूरा का पूरा धरना लगा के पूरा शहर इस्लामाबाद बंद कर दिया, तो कौन आएगा और क्यों आएगा? तो मुझे चाइनीज एम्बेसडर ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद बोला कि ये हमारा प्रेसिडेंट जब आएगा तो हम फ्रंट दरवाजे से आएंगे, और पीटीआई के चेयरमैन कहते थे कि आप बैक दरवाजे से आ जाएं, फ्रंट से हम धरना नहीं खत्म करेंगे। उससे जो नाकाबिले तलाफी नुकसान हमारा जो डिप्लोमेटिकली हुआ और जो फाइनेंशियली हुआ, वो तो आज तक हम उसका भुगत ही रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि कोई नहीं आएगा। देख लें आप, SIFC का कयाम हुआ, लेकिन अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट आई? इस वजह से क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि गोमागों की सिचुएशन में आपके पास अगर 20-22 बिलियन डॉलर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जी आर्मी चीफ के ऊपर आप जो है वो उसके ऊपर बेट करेंगे और आर्मी चीफ के कहने पे लगाएंगे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आर्मी चीफ का एक महदूद टेन्योर होता है और उस टेन्योर के अंदर वो कितना कर सकते हैं। लेकिन 22 बिलियन डॉलर जिसने लगाना है, जिसने 30 मिलियन डॉलर लगाना है, वो उसको पता है कि ये 4-5-6 साल के अरसे के ऊपर मुहित होगा। इस वजह से आप देख लें कि CPEC पे गारंटर जो था वो अफवाज पाकिस्तान थी। इसी तरीके से जो वहाँ रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था वो अफवाज पाकिस्तान। लेकिन खराब कौन करता है? पॉलिटिकल हुकूमतें जब आती हैं। आज ये अभी आबिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन खत्म हो गया है? ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर आप इसके अंदर तसलसल नहीं रखेंगे, कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो यकीन माने कि ये तमाम पॉलिटिशियंस जो आपको आज नजर आ रहे हैं या आइंदा आने वाले नजरों में आ रहे हैं या पीछे में, आप एक बहुत बड़ी सहाफी हैं, आप तो बहुत अच्छा जानती हैं। ये बताइए कि ये तमाम लोग जो थे, क्या ये वही टीम नहीं थी जिनकी वजह से आज पाकिस्तान मईशत की इस तबाही के धाने पे पहुंचा है? क्या ये रियलिटी नहीं है? नतीजा ये होगा कि अगर कंटिन्यूटी ना हुई और मौजूदा ये जो अभी हालात जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है इसको बंद कर दिया गया, हकीकत यह है कि तमाम के तमाम जितने माफिया हैं वो माफिया के पीछे वही लोग होते हैं जो हुकूमत में आते हैं, क्योंकि ये माफिया उनको फंड करते हैं और अपने मकसद जो है इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके अंदर एक बहुत अहम बात वो ये है कि अभी आपने पूछा था सवाल कि जी क्या लोग जो है वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे। लोग बिल्कुल वोट करेंगे। आप देख लें कि वो एक चाहत फतेह अली खान साहब हैं, मैं उनका एहतराम रखता हूं, लेकिन जिस तरह का उनका म्यूजिक है उसके बावजूद उनकी जो फॉलोइंग है वो मेरे ख्याल में जैस्मीन साहिबा आपकी एक पढ़ी लिखी खातून या ब्रिगेडियर साहब की या मेरे या आबिद सुलेहरी जैसे समझदार आदमी के कहीं ज्यादा फॉलोइंग है। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर कौम का यही मेयार है जिसके अंदर हमने स्टेट बिल्डिंग का तो काम किया लेकिन नेशन बिल्डिंग का काम हमने नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि नेशन बिल्डिंग ना होने की वजह से कौम का जो म्यार है वो खराब हो गया। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट आपकी कब आएगी? नहीं, एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो म्यार तो कता कलामी आपसे, म्यार तो खराब हुआ ही हुआ, लेकिन म्यार डिवाइड हो गया। आपने अपनी ही अवाम को अपने ही अपने मुल्क की अफवाज के आमने सामने कर दिया, खड़ा कर दिया, उनके अंदर जहर भर दिया, और वो आपने कहानियां घड़ी और वो आपने बातें बताई जो इससे पहले हमने कभी सुनी नहीं थी। फिर आपने ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए बेबुनियाद किस्म के कि जब आप JIT के सामने पेश हुए और आपसे एविडेंस मांगा गया तो आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे किसी ने बताया था। नहीं जैस्मीन साहिबा, ये बहुत सोच समझ के हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, ये हमारे आप सबने ये पढ़ी है किताब, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, गालिबन 2012 में लिखी गई। और एनाटोल लेविन उसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को आपने क्विकली फ्रेगमेंट करना है, अगर तोड़ना है, टुकड़े करने हैं, तो पाकिस्तान की जो फौज की चेन ऑफ कमांड है उसके मुतालिक शकूक और शुबात और बुग़्ज़ पैदा किया जाए, उसके नतीजे में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। और साथ वो क्या कहते हैं, इस काम करने के लिए आपको पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिकल आइकन्स और पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होगी। अब मुझे बताएं कि ये बात तो 2012 में बकायदा वो सिडनी इंस्टीट्यूट के अंदर बकायदा लेक्चर दे रहे हैं इस बात पे। ये काम ऐसे नहीं हुआ।
ये पूरा इसके प्लानिंग के साथ हुआ। और आपको पता है कि जिस तरह से ट्रोलिंग की गई उसके अंदर 65% वो लोग थे जो बाहर से बैठ के कंट्रोल कर रहे थे। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पहले 3 महीने के बाद उन्होंने जो है वो अपने वज़रा को तब्दील किया ये कह के कि ये नाअहल और इन्होंने काम नहीं किया और इनकी करप्शन के केसेस सामने आए, लेकिन उनको तोहफतन दूसरी मिनिस्ट्रियां दे दी गई। ये अगर प्यार है, मुझे ये बताएं तो फिर कहां चलेगा हम। ब्रिगेडियर साहब अगर आप इस पर कमेंट करें जो अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है वो गवर्नेंस का ही बना हुआ है एंड ही राइटली हाईलाइटेड के बेसिकली जब आपने नेशन बिल्डिंग सही तरीके से नहीं की तो आई थिंक स्टेट स्ट्रक्चर को जिस तरह मर्जी कर लीजिए चैलेंजेस आएंगे। अभी थोड़ा इसमें मैं ऐड करूंगा जो एक तो जो सोशल मीडिया का किरदार है इसमें, कैम्ब्रिज एनालिटिका के थ्रू एक बहुत बड़ी कैंपेन चली थी ब्रेग्जिट की और ब्रिटिश अभी खुद मानते हैं कि हमने बेवकूफ़ी की लेकिन दे वर लेड इनटू इट। तो सुलैरी साहब ठीक कहते हैं कि डेफिनेटली वोट बैंक होता है लेकिन इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। तो इस पे आई थिंक हमने लिखा भी है कि कैसे जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने सारा नैरेटिव जो है वो किया, इट कैन बी डन, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ सम ईयर्स। इस तरह ट्रंप की जो कैंपेन है आप देख लें जिस लेवल का वो बंदा है, जिस तरीके से उसने स्वे किया है वोट को। सो इस लिहाज से अभी इंडिया में आप देखें, आई जस्ट गिव अ रेफरेंस क्विकली के सोशल मीडिया पर इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अभी देयर आर 10 एजेंसीज रॉ से लेके दिल्ली पुलिस तक, इस पर CID भी है, इनकी CIB है, IB है। दे कैन स्टॉप यू एनीवेयर, किसी बंदे को उसका मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप, एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट डाटा एंड दे कैन चार्ज यू। यानी इतनी फ्रीडम है बिकॉज स्टेट अपनी प्रोटेक्शन करती है। यहाँ पे जब भी सोशल मीडिया लॉज लाए गए तो उस पर ज़रूर ह्यूमन राइट्स के चक्कर में या किसी न किसी तरीके से जाकर इंटेंगल कर दिया गया कोर्ट्स में। तो आई थिंक इसमें अपडेट होने की ज़रूरत भी है कोर्ट्स को भी कि अभी मॉडर्न जो अभी फ्रांस में देर इज साइबर पुलिस, यू बी सरप्राइज कि 55,000 बंदा है सिर्फ साइबर पुलिसिंग करता है बिकॉज दे नो इट कैन क्रिएट केओस और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। सो इट मीन्स कि आपको ये जो फैक्टर है सोशल मीडिया का, इस पर भी डेफिनेटली स्टेट हैज़ टू लुक इनटू इट। बाकी जो है इस पर एक हेट कैंपेन थी अभी मिलिट्री के अगेंस्ट, अल्लाह ताला ने किया कि 9 मई को दे प्लेड आई वुड वेरी सेंसिबली, रेस्ट्रेंट था। मेरा इरादा यही था कि 150 लाश पड़ी होगी तुफैल रोड पे जिन्ना हाउस के सामने, और उसके बाद फिर जिस लेवल का क्योस होता है वो दुनिया देखती है। और आज बैठ के बाहर से और फिर ट्रॉलिंग में आप देखें दे गेव टारगेट्स, फिर इसमें ज़रमे खलीलजाद आ गया, इसमें बेशुमार कांग्रेसमैन थे जो आवाज़ें दे रहे थे कि मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को बाकायदा हिट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की एक ट्रेडिशन रही है कि दे हैव स्टूड बिहाइंड देयर चीफ और ये बड़ा ज़रूरी है और इसलिए हमने सर्वाइव किया। इंशाल्लाह इसके मेजर्स भी लिए गए। सो ऑल टोल्ड आई थिंक नाउ वी हैव टू मूव अहेड और इसमें स्ट्रिक्ट लॉज की भी ज़रूरत है और अच्छी गवर्नेंस की और नेशन बिल्डिंग की नेशन बिल्डिंग की बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब मुझे कल ही आपसे एक ये सवाल करना था कि एक नैरेटिव अगर बन रहा था, मैं हमेशा से ये पूछना चाहती थी एंड आपके बिकॉज आपका डिफेंस आपका एक मैं कहूंगी कि यू नो लाइक उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी है, यू अंडरस्टैंड दैट साइड वे बेटर देन अस। एक नैरेटिव जब बन रहा था या बनाया जा रहा था कंसिस्टेंटली, तो एक काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं बनाया जा रहा था? या तो एवरीबडी वाज टेकन अबैक और समझ में नहीं आ रहा था कि इस नैरेटिव को किस तरह काउंटर किया जाए, क्योंकि एक नफरत का मोमेंटम जो पैदा किया जा रहा था तो वो इस हद तक चला गया कि उसको फिर काउंटर करने के लिए मतलब कोई नैरेटिव नहीं था अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक उसमें नॉर्मली वन रिजॉर्ट्स टू अल्टरनेट नैरेटिव क्योंकि काउंटर नैरेटिव एट टाइम जो है वो लेट्स से काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इसमें इवन इस पर हमारा भी एक राइटर है हाइम्स ऑफ हेट, वो आप पढ़े, इसमें क्रील कमीशन की मिसाल है कि जिस तरह जर्मन्स के अगेंस्ट अमेरिकन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने अवाम का माइंड चेंज किया 6 महीने में। सो दिस वाज अ स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, डिस्पाइट वार्निंग शॉट्स वर फायर्ड कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसमें अल्टरनेट नैरेटिव की भी ज़रूरत थी कि आप इसको जो है फैक्ट सामने ला के अल्टरनेट व्यूज़ देते और जो इनके लेट्स से कच्चे सट्टे हैं वो सामने लेके आते। लेकिन उसमें आई थिंक देयर वाज अ वीकनेस और दैट्स वाई ये सोशल मीडिया का आप कह लें जो इन्फॉर्मेशन वाज वेपनाइज्ड, वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू असॉल्ट। और ये आप देखें कि मियाँ वाली के एयरबेस पे हुआ, शोदा के मॉन्यूमेंट्स तक को इन्होंने रैंसैक किया, उनका डिजनरेशन की। इसी तरह जना हाउस है एंड देवर कपल ऑफ स्मॉलर पोस्ट जो इवन फील्ड में जहाँ पे अटैक किया गया। तो ये तो आई थिंक डिज़ाइन था। देन फौज के अंदर बहुत कोशिश की कि GHQ के आपको पता होगा कॉल्स आई कि ये कर दें वो कर दें, अभी जी हमारे खामोश मुजाहिद खड़े हो जाएंगे एंड ऑल दैट। सो इसमें एक पूरी आई थिंक कैंपेन थी
बट अल्टीमेटली स्टेट सफर्ड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। लेकिन आई थिंक अभी जो मैयर्स दिए गए इंशाल्लाह इस पर पूरा जो है इसका सदेबाब भी किया जाएगा, और अभी देयर बी नो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि अभी जाके किसी संतरी को गाली भी दे। सो नहीं होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट नैरेटिव में इस चीज़ को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, इनके लिंकेजेस हैं जी। तो उस पर आई थिंक काफ़ी काम हो रहा है, और बाकी एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इलेक्शन आते हैं। तो लेट्स सी अवाम इसको कैसे देखती है। ये इकोनॉमी के हवाले से पहले बहुत बात हो रही थी कि जी कोई एपीसी होगी, कोई चार्टर होगा, मईशत के हवाले से कोई 10 साल प्लान बनाया जाएगा। खैर अब तो जाहिर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शंस की कैंपेन में बिजी हो गई हैं, लेकिन क्या ये सही वक्त नहीं है कि आपस में एक दफा बैठ जाएं और आने वाले वक्त में ये डिसाइड कर लें कि भाई देखिए कोई भी जीत सकता है, द वोट कैन स्विंग इन एनीबडीज डायरेक्शन। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए तो जो दूसरी पार्टी होगी वो उसके उस इकोनॉमिक एजेंडा को सपोर्ट करेगी, और वो इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो, एंड इट शुड बी एटलीस्ट इन प्लेस फॉर कमिंग नेक्स्ट। मैं तो कहती हूँ ये 10 साल कहते हैं, मैं तो कहती हूँ 20 से 25 साल होनी चाहिए। यस्मिन साहबा, अगले 3 साल का एजेंडा तो हमारा बहुत क्लियर है। 10-20 को तो बड़ी लंबी बात है। हर साल हमें अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस अर्निंग के बाद भी 25 से 28 अरब डॉलर जो है वो चाहिए होगा उधार की शक्ल में, और ये उधार तभी मिलेगा जब आप IMF प्रोग्राम में होंगे। IMF प्रोग्राम आपको तभी कंटिन्यू रखेगा जब आप वो सारे जो मैयर जो इस वक्त लिए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे, खा वो आपके एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसका खात्मा है, या वो टैक्सेशन को ब्रॉड करना है जो सेक्टर टैक्स में नहीं है उनको लेके आना। तो जो अगले 3 साल में कोई भी जमात हुकूमत में आ जाए, अगले इलेक्शन के बाद किसी की गवर्नमेंट हो, पहला काम जो उसको करना है वो उसको IMF प्रोग्राम में जाना है। और अगर अपोजिशन में जो भी बैठा हो अगर उसने इस चीज़ पे सियासत करने की कोशिश की तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो अरेंज करना होगा हर साल 25 से 28 अरब डॉलर, वो मुश्किल होती चली जाएगी। तो इस वक्त ये बहुत क्लियर होना चाहिए सियासी जमातों में कि कोई ऐसे वादे वईद ना करें जिस पे वो कल को अमल ना कर सकें। हाँ, सोशल प्रोटेक्शन जो है और किस तरीके से लोअर इनकम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है और लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है इन तमाम मैयर से जो कि इस वक्त स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, वो एक प्लान देना चाहिए। तो हर पार्टी जो है मैं उससे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए बताएं कि अगर बिजली के बिल जो है उनमें इजाफा होगा, गैस के बिलों में इजाफा होगा, टैक्सेशन में इजाफा होगा, बाकी चीज़ें जो है वो सख्त मैयर लिए जा रहे होंगे, तो उसमें जो लाख रुपए से कम कमाने वाले हैं, 60,000 से कम कमाने वाले हैं, उनके लिए जो जिंदगी है वो कैसे गुजर बसर होगी। तो वो आसान बनाई जाएगी। तो जो भी वो पार्टी वो प्लान ऑफ एक्शन दे सके, एक रियलिस्टिक वादे नहीं जो कि वो कल को पूरे ना कर सके, वो यकीनन वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ झूठे वादे करके आएंगे और कल को उस पर अमल नहीं कर सकेंगे तो फिर यही होगा कि हुकूमत में आते ही मुखालफिन जो है वो फिर दोबारा से आपके खिलाफ हो जाएंगे और मुईशत जो है वो सियासत की नजर होती जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुलेरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यू हैव टू गो समवेयर, तो आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी बिकॉज वी हैव अबाउट 2 to 3 मिनट्स। सम अप कर दीजिएगा। जैसे मैं कह रही थी, आपको लगता है कि अब जो पार्लियामेंट आएगा उसके अंदर मईशत के हवाले से एक जामे हिकमत अमली और पॉलिसी होगी, irrelevant of the fact whether you're in government or whether you're in the opposition? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है और विशफुल थिंकिंग अच्छी बात होती है और हम भी करते हैं, लेकिन हंग पार्लियामेंट जो है फॉर द टाइम बीइंग हमें नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तो फायदा जरूर होगा, क्योंकि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर वाली पॉलिसी होगी, एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन अवामी मैंडेट जो है उसके बिल्कुल जो है वो 180 डिग्री ऑपोजिट जाया जाएगा। यही हम माजी में देखते आ रहे हैं और ये वही लोग हैं, ये वो कहते हैं ना कि जी अपने धब्बे जो है जिस्म पे वो छुपाए नहीं जाते। तो ये नहीं अब्दुल्ला बेशक, एक सेकेंड सर, कथा कलामी मैं ये कह रही हूँ कि बेशक हंग पार्लियामेंट हो, मेजॉरिटी हो, सिंपल मेजॉरिटी हो, पीडीएम टाइप गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, लेकिन मईशत के हवाले से एक
जामे पॉलिसी हो और उसको साइड पर रखकर फिर सियासत करें, और ये फिर फॉर डिसाइडेड हो कि जी अगले 10 साल यही प्लान चलेगा, चाहे हुकूमत किसी की भी आए। देखिए, बिल्कुल जामे पॉलिसी होनी चाहिए, और उस जामे पॉलिसी का भी मैं इंडिकेट कर देता हूं। आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर बाकायदा मॉरेटोरियम लिया गया था, यानी कि हमने कहा था कि जो जितने हमने कर्जे देने हैं ये यहाँ आज के दिन फ्रीज कर दें, इसके बाद इतने साल जो है हम जो है वो बगैर आपके कर्जा नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी मईशत को बूस्ट मिला, पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन लाइन थी वो बेहतर हुई, पैदावार ज्यादा हुई। नतीजा ये हुआ कि हमारे ऊपर जो है बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई पूछेंगी फॉर द टाइम बीइंग, तो वही होगा, हर 3 महीने के बाद आप IMF के ऊपर खड़े होंगे, और पहले जिस तरह से सऊदी अरब वगैरह जो आपको देते थे, लेकिन डेवोस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा ये तय हो गया था इस साल के अवाइल के अंदर, जहां सऊदी अरब के जो वजीर खारजा थे उन्होंने बड़ा वादे बोला था कि अब जितने भी कर्जे पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और इजिप्ट का नाम भी लिया था, वो अब IMF की शराइत के मुताबिक ही दिए जाएंगे, यानी कि उसको लिंक कर दिया था IMF के साथ। इसलिए ये बात बड़ी अहम है। अब दूसरा इसके अंदर जो नुक्ता है वो ये है कि ये लोग जितने भी हैं ये आपस में लड़ेंगे फॉर द पीस ऑफ पाए, ये अपने शेयर को मांगेंगे। नतीजा ये होगा कि मौजूदा जो सेटअप अगर हम जब तक के इससे हट के नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान की मईशत हचकोले खाएगी, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होगा, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके हमें लातादाद चैलेंजेस मौजूद हैं। और जो पिछला जो अभी आपने वो बात की कि जी ये जो लोगों में नफरत जो भरी गई थी, देखें बात ये है कि नफरत किसके खिलाफ भरी गई थी? उनके खिलाफ जिनके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस टाइम पे जो इदारे के सरबराह थे उन्होंने वीकनेस दिखाई अपने डिसीजन के अंदर। ये डिसीजन उनको पहले करना चाहिए था। इदारा कभी कमजोर नहीं था, इरादा कमजोर था। जब इरादा कर लिया, लेकिन आज जैसे ब्रिगेडियर साहब ने ये बताया कि जो है वो अभी कोई हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन पहले हिम्मत वो दिल से नहीं करता था क्योंकि उसका दिल नहीं मानता था। आज अगर सख्ती के साथ आप करेंगे तो नतीजे इसके इतने अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात इसके अंदर जो बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब सजाएं नहीं मिलेंगी, अदालत सजाओं के ऊपर खामोश हो जाएगी और लोगों को इज्जत के साथ बरी करेगी, तो फिर जो थोड़ा बहुत डर खौफ है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर हमें एक ऐसी पार्लियामेंट चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम जाने, जो अपने किए हुए वादों पे कायम रहे, जो इलेक्शन मंशूर से डिविएट ना करे, और अगर ऐसा करे तो इलेक्शन कमीशन उनको जो है सख्ती से निपटे। जी अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर लास्ट कमेंट। आबिद सुलेरी साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और ब्रिगेडियर वकार हसन साहब आपने, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।